नमस्कार साथियों, मैं यूपीएससी टीचर सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा आधुनिक काल के इतिहास का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सूरत विभाजन 1907। तो आज हम इसमें जानेंगे कि सूरत विभाजन के कारण क्या थे, सूरत विभाजन के तत्कालीन कारण क्या थे और सूरत विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव क्या पड़ा और सूरत विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा क्या हो गई, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सूरत विभाजन को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जानना होगा, यानी कि 1905 में जाकर के पता करना होगा कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। मित्रों, आप लोगों को हमने बताया था कि अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के विभाजन का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ बंगाल के अंदर। इसी विरोध को लेकर के जो कांग्रेस में जो दोनों दल के नेता थे, कांग्रेस में जो दोनों दल के नेता थे, यानी कि गरम दल और नरम दल, ये नेता एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करने का मन बनाते हैं। तो यहीं पे जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाते हैं और इस निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन ये नरम दल के नेता भी करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था? निष्क्रिय प्रतिरोध था कि हमको स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी का मतलब अपने भारत की बनी हुई चीज़ों को अपनाना है और हमको बहिष्कार करना है। क्या करना है? बहिष्कार करना है। बहिष्कार किसका करना है? कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उन सबका क्या करना है? बहिष्कार करना है। अर्थात गरम दल के नेताओं ने निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत स्वदेशी को बढ़ावा दिया कि हम अपने भारत की बनी हुई जो चीज़ें हैं सिर्फ उनका ही उपभोग करेंगे, सिर्फ उनको ही अपनाएंगे और बाकी अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुएं भारत में थोप दी गई हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे। तो नरम दल के नेता भी प्रतिरोध करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में 1906 तक आते आते दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मतभेद क्या थे मित्रों? मतभेद ये थे कि जो गरम दल के नेता थे ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाए, यानी कि पूरे भारत में स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। लेकिन गरम दल के नेता चाहते थे नहीं, स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में ना फैला करके सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए। एक तो विरोध का कारण ये था, दूसरा विरोध था यहाँ पे दोनों के बीच में मतभेद था। मतभेद क्या था? तो गरम दल के नेता चाहते थे कि जो बहिष्कार है ये बहिष्कार अंग्रेजों की हर चीज़ों का किया जाना चाहिए। मतलब ये बहिष्कार उनकी वस्तुओं का भी हो, ये बहिष्कार उनके अन्य उत्पादों का भी हो, ये बहिष्कार उनकी संस्थाओं का हो, उनकी सभाओं का हो, उनके कानून का हो, उनकी शिक्षा पद्धति को, मतलब हर चरण पर उनका बहिष्कार चाह रहे थे। लेकिन जो नरम दल के नेता हैं वो कह रहे थे नहीं, अंग्रेजों की कुछ वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए, बाकी अन्य चीज़ों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि उनकी संस्थाओं का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए और बाकी बस इसी को लेकर के गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच में मतभेद उग्र हो जाते हैं। एक तरफ गरम दल के नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैला करके जन जागरूकता लाना चाह रहे हैं और दूसरा गरम दल के नेता चाह रहे हैं कि ये बहिष्कार जो आंदोलन है ये बहिष्कार अंग्रेजों के हर चीज़ का हो, अंग्रेजों की केवल वस्तुओं का ही नहीं, अंग्रेजों की संस्थाओं का, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का, अंग्रेजों की अन्य जो चीज़ें हैं उनका भी बहिष्कार किया जाए। मतलब पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। अंग्रेजों के द्वारा जो भी उत्पादित और थोपी गई चीज़ें हैं भारत में उन सब का बहिष्कार हो, ये गरम दल के नेता चाह रहे थे। लेकिन नरम दल के नेता चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन चलाओ, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल के अंदर तक सीमित रहना चाहिए, पूरे भारत में इसका प्रसार करना ठीक नहीं है। ये कौन चाह रहा है? ये चाह रहे हैं नरम दल के नेता। और दूसरा, बहिष्कार पे
नरम दल के नेता चाह रहे हैं कि जो बहिष्कार किया जाए अंग्रेजों की कुछ वस्तुओं का किया जाए, प्रत्येक चीज का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। इसी को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, गरम दल के नेताओं में और नरम दल के नेताओं में, दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। और यही मतभेद कलकत्ता अधिवेशन में दिखाई पड़ता है। मित्रों 1906 में एक कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन होता है। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, कि जहां पर कांग्रेस के सभी प्रतिनिधि आकर के या सभी सदस्य आकर के मिलके बैठें और वहां पर चिंतन मनन किया जाए और निर्णय लिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो गरम दल के नेता होते हैं वो गरम दल के नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में दबाव डाल करके स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय और स्वशासन को लेकर के यहाँ पे एक प्रस्ताव पास करवा लेते हैं। क्या करते हैं, एक प्रस्ताव रख देते हैं, उस प्रस्ताव को पास करवा लिया जाता है। अब ये प्रस्ताव पास होने के बाद जो नरम दल के नेता हैं वो बौखला जाते हैं एकदम, कहते बताओ ये गरम दल के नेता इतने बड़े हो गए कि इन्होंने कांग्रेस पे दबाव डाल करके अपने इन प्रस्तावों को स्वीकार करवा लिया। इनके जो प्रस्ताव हैं ये स्वीकार कर लिए जाते हैं। क्या होता है, इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन गरम दल के नेताओं को एक चिंता थी। चिंता क्या थी? चिंता ये थी कि कांग्रेस के द्वारा जो ये प्रस्ताव हमारे स्वीकार किए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो अगले अधिवेशन में नरम दल के नेता अपना अध्यक्ष बना ले, अपना अध्यक्ष बनाने के बाद हमारे इन प्रस्तावों को अस्वीकार करवा दे। तो ये चिंता थी गरम दल के नेताओं के बीच में, और ऐसा ही मित्रों होता भी है। फिर अगले साल एक और कांग्रेस की बैठक होती है। अगले साल एक कांग्रेस की बैठक होती है जिसको नाम दिया जाता है सूरत अधिवेशन। सूरत एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे होती है। सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। अब 1907 में अधिवेशन होता है तो नरम दल के नेता ये चाह रहे थे कि गरम दल के नेताओं द्वारा दिए गए जो प्रस्ताव हैं, जिनको कि कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था, उनको रद्द करवाना। लेकिन ये रद्द कैसे हो सकते थे? रद्द तभी हो सकते थे जब नरम दल के नेताओं के द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिया जाए वहाँ पे कांग्रेस के अंदर, यानी कि सूरत अधिवेशन में अपना अध्यक्ष बना लिया जाए। लेकिन नरम दल के नेताओं की इस पॉलिसी को गरम दल के नेता जान गए। इसी को लेकर के जो गरम दल के नेता हैं, जो गरम दल के नेता हैं वो अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। लेकिन जो नरम दल के नेता हैं, नरम दल के नेता अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को बनाना चाह रहे थे, और इसी को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और अंततः जीत नरम पंथ दल के नेताओं की हो जाती है। जब इनकी जीत हो जाती है तो ये गरम पंथ के नेता क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और यहीं से दोनों के बीच में फूट पड़ जाती है 1907 में। यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच क्या होती है, फूट पड़ जाती है। फूट पड़ जाती है तो यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा एक और पॉलिसी खेली जाती है। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज तो यही चाह रहे थे कि कैसे इन दोनों के बीच में फूट डाली जा सके, और बिना परिश्रम के ही उनको इसका फल मिल गया था, फूट पड़ गई थी। जब फूट पड़ जाती है दोनों के बीच में, तब अंग्रेज एक पॉलिसी अपनाते हैं। इस पॉलिसी का नाम था कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी, यानी कि पुरस्कार और दंड की पॉलिसी। पुरस्कार किसे देना है? पुरस्कार देना है उनको जो उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका समर्थन कौन कर रहे थे? नरम दल के नेता, तो उनको पुरस्कार देना है। और जो उनका विरोध कर रहे थे उनको दंड देना है। विरोध कौन कर रहे थे? गरम दल के नेता। तो गरम दल के नेताओं कार्रवाई करते हुए उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, कोई ना कोई आरोप लगा करके। तो 1907 के बाद मित्रों देखोगे ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस थी ही नहीं,
यानी कि कांग्रेस की राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है। इधर क्या किया जाता है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। 1914 तक ये जेल में रहते हैं। यानी कि 1907 से लगा करके 1915 तक कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन से गायब हो जाती है पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब क्या होता है, अब बाल गंगाधर तिलक को उठा करके मांडले जेल भेज दिया जाता है। मांडले जेल आज के म्यांमार में है। उस समय म्यांमार को बर्मा बोला जाता था। अंग्रेजों के ज़माने में आज का जो म्यांमार है उसको उस ज़माने में बर्मा बोला जाता था, बर्मा देश। और वहीं पे एक जगह है मांडले नामक जगह। उस मांडले नामक जगह पे एक जेल है, काफ़ी बड़ी जेल है, वो बड़ा प्रसिद्ध जेल है। तो वहाँ पे भेज दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक 1914 में छूट करके आते हैं और आने के बाद सीधे ही पूना चले जाते हैं। पूना आज के वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो पूना चले जाते हैं। इसी दौरान क्या होगा, देखोगे मित्रों कि कांग्रेस में नरमपंथ और गरमपंथ दल के जो नेता हैं वो पूरी तरह से 1907 से लगा करके 1915 तक गायब रहते हैं। एक कब होते हैं, एक होते हैं जब 1915 में जा करके एक नेता है जिनका नाम था नरम दल के नेता जिनका नाम था फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ये नरम दल के नेता है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है 1915 में। और इसी समय गोपाल कृष्ण गोखले की भी मृत्यु हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले, और दोनों नरम दल के नेता हैं। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बाद ये आशाएं बढ़ जाती हैं कि अब नरम दल और गरम दल के नेता एक हो जाएंगे। आशाएं क्यों बढ़ जाती, क्योंकि फिरोज शाह मेहता ही वह व्यक्ति थे जो गरम दल के नेताओं का सबसे ज़्यादा विरोध करते थे, उग्र विरोधी थे एकदम नरम दल के नेताओं के। तो इनके मरने के बाद जो विरोध था कांग्रेस के अंदर करके वो ठंडा पड़ जाता है। इसी समय देखोगे एक एनी बेसेंट नाम की महिला गरम पंथ के नेताओं और नरम पंथ के नेताओं को आपस में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसी समय एक सत्र होता है 1916 में, लखनऊ सत्र। एक लखनऊ सत्र होता है 1916 में। 1916 में एक समझौता भी होता है, लखनऊ का समझौता 1916। इसी समझौते के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी इतना समझो, जो लखनऊ सत्र होता है, इस सत्र में एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल के नेता और नरम दल के नेता पुनः एक हो जाते हैं। क्या होते हैं, पुनः एक हो जाते हैं 1916 में आकर के। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक भी आकर के शामिल होते हैं। वो पूना सार्वजनिक सभा की ओर के प्रतिनिधि बन करके आते हैं। एक पूना सार्वजनिक सभा थी महाराष्ट्र में, तो उसी के प्रतिनिधि बन करके यहाँ पे आते हैं लखनऊ में, और दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और नरम दल गरम दल फिर दोनों एक ही प्लेटफार्म पर आ जाते हैं। तो ये देखोगे 1907 में दोनों में फूट पड़ी, 1907 में फूट पड़ी और 1916 में फिर से एक हो जाते हैं दोनों। क्या होते हैं, दोनों फिर से एक हो जाते हैं। मित्रों एक बात ध्यान रखना, जब जब कांग्रेस में फूट पड़ती है तब तब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हो जाता है। आप देखेंगे 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, जब नरम दल और गरम दल के नेताओं में फूट पड़ जाती है, जो नरम दल के नेता हैं इन पर जनता का विश्वास नहीं रहता, जनता इन पर विश्वास करना छोड़ देती है, और जो गरम दल के नेता हैं जो कि क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए थे, जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे, ये गरम दल के नेता, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता, लाला लाजपत राय जैसे नेता, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये नेता इनके लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए थे। लेकिन 1907 के बाद जब दोनों में फूट पड़ जाती है और अंग्रेजों की पुरस्कार और दंड पॉलिसी के तहत जब गरम दल के नेताओं को जेल में उठाकर बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ से एक शून्यता आ जाती है। यानी क्या होता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में एक शून्य की स्थिति आ जाती है,
शून्य की स्थिति आ जाती। इसी शून्य की स्थिति को भरने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हो जाते हैं। इसी समय देखोगे मित्रों, एक उदाहरण के रूप में बताएंगे, क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं जिनका नाम है मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा क्या है, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरे जैसा अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास ना तो पर्याप्त शिक्षा है और ना ही पर्याप्त धन है, तो भारत माता को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझ गरीब के पास केवल मेरे प्राण हैं जो कि मैं अपने भारत माता पर न्यौछावर कर सकता हूँ। तो ये किसके विचार हैं? मदनलाल ढींगरा के। यानी कि प्राणों को देने की बात कर रहे हैं, बम और बारूद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी आंदोलन जब उग्र होता है तो जो क्रांतिकारी दल के नेता होते हैं, क्रांतिकारी दल के जो आंदोलनकारी हैं, वो बम और बंदूक की भाषा बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा भी समझ सकते हो, जो गरम दल के नेता हैं, गरम दल के नेताओं का उग्र रूप जो है वो क्रांतिकारी नेताओं में देखने को मिलता है। गरम दल के नेताओं का उग्र रूप क्रांतिकारी आंदोलनकारियों में देखने को मिलता है। लेकिन गरम दल के नेता और क्रांतिकारी आंदोलनकारियों में अंतर इतना था, गरम दल के नेता भी उग्र थे लेकिन ये बम और बंदूक की भाषा पे विश्वास नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ देखो, जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता हैं वो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो बम और बंदूक की भाषा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि ये अंग्रेज बम और बंदूक की भाषा समझते हैं। जब गरम दल के नेताओं को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पे एक शून्यता की जो स्थिति आती है, उस शून्यता की स्थिति को भरने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब जब कांग्रेस में फूट पड़ी या जब जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, तब तब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हो गया। क्यों? क्योंकि उनका नेतृत्व खत्म हो गया। और वो नेतृत्व कहाँ से पा रहे हैं? वो नेतृत्व पा रहे हैं गरम दल के नेताओं से। और गरम दल के नेता जब राष्ट्रवादी आंदोलन से किनारे हो जाते थे, फिर ये उस शून्यता को भरने के लिए ये क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो आगे आ जाता था। यानी कि गरम दल के नेताओं की अनुपस्थिति में वहाँ पे एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और उस निर्वात की, उस शून्यता की स्थिति को भरने के लिए क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी हैं वो निकल करके सामने आते थे। ठीक मित्रों, तो ये था हमारा सूरत विभाजन। अब सूरत विभाजन में हमने ये जाना कि कारण क्या था। तत्कालीन कारण यही था कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में जो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेताओं के द्वारा स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन को दबाव डाल करके उस प्रस्ताव को पास करवा लिया था। दबाव डाल करके प्रस्ताव को पास करवा लेना ही गरम दल और नरम दल नेताओं के बीच में फूट का कारण बन जाता है। ये था तत्कालीन कारण। और उससे पहले का जो कारण था वो कारण था बंगाल में आकर के जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, उस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पे गरम पंथ और नरम पंथ के नेताओं में अलग अलग विचार थे। उन अलग अलग विचारों के कारण ही उनमें फूट पड़ने की एक भूमिका तैयार हो जाती है। तो मित्रों, ये था सूरत का विभाजन। तो यहीं पे मैं आज की अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। कल मैं नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की भूमिका। क्लास बंद करने से पहले एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, उस क्वेश्चन को लिखिए ज़रा। साथियों, तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 1905 के बाद भारत में नई रुचियों और नए लक्ष्यों का उदय हुआ, जिन्होंने नीति को नई दिशा देने के लिए विवश किया। ये क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की जानी चाहिए आप लोगों के द्वारा, और आंसर राइटिंग करके आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 88 82 18 22 45। इस पर आंसर राइटिंग को भेज सकते हो। यही मैं ऑनलाइन जब क्लास लूँगा यहाँ पे बता दूंगा कि किसकी आंसर राइटिंग कैसे है। तो साथियों, अगर हमारा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आता हो तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।